इनकम टैक्स का फर्स्ट लेक्चर, पहला टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन। जब भी हम टैक्स की बात करेंगे, तो टैक्स में दो तरह के टैक्सेस हम लोग को फेस करने, चाहे वो आईपीसीसी हो, फाइनल हो, सीएस एग्जीक्यूटिव हो या प्रोफेशनल। कौन कौन से दो टैक्सेस होते हैं? फर्स्ट टाइप ऑफ टैक्सेस आर कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स एंड द सेकंड टाइप ऑफ टैक्सेस आर कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग दोनों की स्टडी करेंगे, और हम लोगों से इंस्टीट्यूट भी ये एक्सपेक्ट करती है कि आप फाइनल लेवल तक इन दोनों टैक्सेस में एक्सपर्टीज नॉलेज रखो। जाहिर सी बात है, जब आप सीए या सीएस बन करके मार्केट में आते हो, क्लाइंट्स को हैंडल या टैकल करते हो, तो उस समय आपको इन सारी प्रोविजंस को यहाँ माइंड में रखना पड़ता है, और उनको आप प्रॉपर सजेशन तभी दे भी सकते हो। क्लियर? अगर हम बात करें कि सर हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में आता क्या क्या है, डायरेक्ट टैक्स में आपका आएगा इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। पहले गिफ्ट टैक्स भी था जो कि हटा दिया गया है, और इनडायरेक्ट टैक्स में सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज एंड कस्टम, ये डिफरेंट टाइप के टैक्सेस है जो हम लोग को स्टडी कर ले। सर क्या जरूरत है इन टैक्सेस को चार्ज करने की? क्या जरूरत है? कोई भी गवर्नमेंट है वो हमारे माई बाप के लिए, माई बाप के बराबर है, यानी माँ बाप का काम करती है। जैसे आपके घर में आपके पेरेंट्स करते हैं कि नहीं करते, आपकी सेवा करते हैं। जो घर का कमाऊ पूत होता है उससे कुछ पैसा लेकर के आपके ऊपर स्पेंड करते हैं, पक्की बात है ना? तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट को भी आपके ऊपर एक्सपेंडिचर्स करने हैं। सर हमारे ऊपर गवर्नमेंट कौन सा खर्चा करती है? गवर्नमेंट आपको हॉस्पिटल की फैसिलिटी देती है, रोड्स की फैसिलिटी देती है, ब्रिजेस की फैसिलिटी देती है नहीं देती है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल, होटल्स हो गए, इनकी फैसिलिटीज देती है, मेडिकल रिलेटेड फैसिलिटीज देती है, पोलियो ड्रॉप पिलाती है, बचपन में पैदा होते ही क्या पिलाती है? पोलियो ड्रॉप। ये सब क्या है? आखिर गवर्नमेंट ने तो हम लोग को फैसिलिटी दी? नहीं दी। ये पैसा आएगा कहाँ से? हमारे लिए कॉलेजेस और स्कूल्स की अरेंजमेंट करती है। गवर्नमेंट कॉलेज में देखो तो जा करके 1.5 रुपए, 2 रुपए या 3 रुपए में आपकी मंथली फीस के साथ आपको वो स्टडी करवाती है, पढ़ाती है। कौन पढ़ाएगा 2 रुपए 2.5 रुपए? प्राइवेट कॉलेजेस। बोले क्या प्राइवेट कॉलेज पढ़ाएंगे उनको? पॉसिबल नहीं है, ये गवर्नमेंट कॉलेज की देन। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट आखिर इन खर्चों को उठाएगी कहां से? गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू का कोई साधन तो हो। हाँ है ना? बिजनेसमैन को इंसेंटिव देना, आप लोगों को लैपटॉप बांटना, क्या है ये? कहां से आएगा? गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा कहां से? द ओनली सोर्स ऑफ इनकम इज टैक्स। गवर्नमेंट का केवल एक सोर्स ऑफ इनकम है, वो है टैक्स। अब चाहे वो डायरेक्ट टैक्स और चाहे इनडायरेक्ट टैक्स, गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट करती है और उसके बाद आपके ऊपर खर्च करती है। आपका पैसा आप ही के ऊपर खर्च करती है। क्लियर है? अब जरा अगर बात करें कि सर अगर गवर्नमेंट ये सब करती है तो क्या सबके लिए एक ही एक्ट लगता है? क्या रूल्स रेगुलेशन सबके एक हैं? पहली चीज तो ये याद रखें कि ये सेंट्रल टैक्स है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है, पूरे हिंदुस्तान में इक्वली एप्लीकेबल होता है। ये भी आपका सेंट्रल लेवल का टैक्स है। सर्विस टैक्स भी हमारा सेंट्रल लेवल का टैक्स है। वैट हमारा स्टेट लेवल का टैक्स है, और एक्साइज एंड कस्टम भी हमारे सेंट्रल लेवल के टैक्स है। बात समझ में आई?
ये हमारे सेंट्रल और स्टेट लेवल के टैक्सेस हैं। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो और टैक्सेस इंपोज कर सकती है, वो बात की स्टडी है फिलहाल। क्लियर? सर ये टैक्सेस लाए कैसे जाते हैं? हर एक टैक्स के लिए एक अलग एक्ट बना हुआ है, केवल एक को छोड़कर, सर्विस टैक्स। ठीक है, ये वैट का पार्ट है, ये हम लोग वैट में स्टडी करेंगे। किसमें स्टडी करेंगे? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ये हमारा, इसके लिए आज तक कोई एक्ट नहीं बना है, किसका? सर्विस टैक्स का। लेकिन बाकी सबके लिए अपने अपने एक्ट बने हुए हैं। एक्साइज एक्ट अलग अलग है, कस्टम एक्ट अलग है, वेल्थ टैक्स एक्ट अलग है और इनकम टैक्स एक्ट अलग है। इन सबके अलग अलग कानून बने हुए हैं, लेकिन सर्विस टैक्स का कोई अलग से कानून या एक्ट नहीं पारित हुआ है। एक्ट सर्विस टैक्स हमारा गवर्न होता है फाइनेंस एक्ट। क्लियर? तो अगर हम लोग बात करें अपने एक्ट की, जो आज हम लोग जिसके लिए बैठे हैं, जरा ढंग से देखिए। पहले तो हम डिफरेंशिएट कर लें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में। किन तरह के टैक्सेस को डायरेक्ट टैक्स कहते हैं और उनके फीचर्स क्या है, और किस तरह के टैक्सेस को हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे और उनके फीचर्स क्या है। डायरेक्ट टैक्स किसी पर्सन पर चार्ज किए जाते हैं। किस पर चार्ज किए जाते हैं? डायरेक्ट टैक्स आर इम्पोज्ड ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन, जबकि हमारा इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज किया जाता है किसी प्रोडक्ट या सर्विस पे। प्रोडक्ट या सर्विस पे ध्यान देंगे। डायरेक्ट टैक्स चार्ज किया जाता है पर्सन पे और इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज किया जाता है प्रोडक्ट या सर्विस पे। आज तक क्या तुमने कोई टैक्स का पेमेंट किया है? कोई पेमेंट किया तुमने टैक्स का? बचपन से पेमेंट करती आ रही हो, पता भी नहीं चला तुमको। गवर्नमेंट ने तुम्हारी जेब से लाखों रुपए ले लिए। तुमने जो कॉपी और किताब खरीदी है, पेंसिल खरीदी है, शार्पनर और इरेजर एवं बैग खरीदा है, कपड़े खरीदे, सब पर तो टैक्स दिया है तुमने। किस पर टैक्स नहीं दिया? अब बात समझ में आई? तो ये प्रोडक्ट पर हम लोग टैक्सेस देते हैं। सर्विस, तुम हमको फीस दोगे, उसमें सर्विस टैक्स होगा, हाँ या ना? तो इसका मतलब हम लोग सर्विस टैक्स लेते हैं। प्रोडक्ट पर हम लोग और कौन से टैक्स लेते हैं? सर्विस पर कौन सा टैक्स चार्ज करते हैं? सर्विस टैक्स। और प्रोडक्ट पर कस्टम, एक्साइज एंड वैट, ये चार्ज होते हैं। क्लियर हुआ? यानी हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स में प्रोडक्ट और सर्विसेज पर चार्ज करते हैं टैक्स, जबकि डायरेक्ट टैक्स में हम लोग टैक्स चार्ज करते हैं पर्टिकुलर किसी पर्सन पर। अब वो पर्सन कौन कौन हो सकता है? इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, वो बात की बात है। यानी कि हम लोग डायरेक्ट टैक्स इंपोज करेंगे किसी पर्सन पे और इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज करेंगे किसी प्रोडक्ट या सर्विस पे। क्लियर? एक और खूबी है दोनों टैक्सेस की कि जिसके ऊपर चार्ज किया जाता है डायरेक्ट टैक्स, जेब भी उसी की ढीली होती है। जिस बंदे के ऊपर डायरेक्ट टैक्स इंपोज किया जाता है, जिस बंदे के ऊपर, जिस पर्सन के ऊपर हम लोग डायरेक्ट टैक्स इंपोज करते हैं, he bear the amount of taxes itself. He cannot ट्रांसफर और शिफ्ट इट्स बर्डन ऑफ टैक्स टू अनदर पर्सन। वो अपने बर्डन को किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर या शिफ्ट नहीं कर सकता। जिसके ऊपर ये इंपोज किया जाएगा उसी को ये बर्दाश्त भी करना है। क्लियर है? मिस्टर एक्स के ऊपर 1000 रुपए का इनकम टैक्स लगा। ये मिस्टर एक्स ही बर्दाश्त करेगा अपनी जेब से। ये किसी दूसरे को ये बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता। तो सर इसका क्या मतलब हुआ? इसके बर्डन को क्या हम शिफ्ट कर सकते हैं? इसका मतलब अगर हम आपसे सर्विस टैक्स मांगे तो क्या आप इस सर्विस टैक्स को दूसरे से मांगेंगे? हाँ। द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इनडायरेक्ट टैक्स की सबसे खूबी ये है कि इसके बर्डन को हम एक बंदे से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे को फोर्थ, फोर्थ से सिक्स हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं।
जब तक कि इसको अल्टीमेटली कंज्यूम न कर लिया जाए। सर एक एग्जांपल दे करके समझाइए, ढंग से देखना। ये मैन्युफैक्चरर है, ये होलसेलर है, ये रिटेलर है और ये कंज्यूमर है। पक्की बात। मैन्युफैक्चरर ने इस पर वैट चार्ज किया या कह सकते हो कस्टम ड्यूटी चार्ज की। सेल प्राइस था 10 रुपए और कस्टम ड्यूटी चार्ज किया, एक्साइज ड्यूटी चार्ज की 2 रुपए। टोटल कितना हुआ? 12। ये 12 रुपए को इसको बेचा गया, किसको? होलसेलर को। यानी होलसेलर ने कितने में खरीदा? 12 रुपए में। हाँ या ना? इसने इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ा 2 रुपए। कितने में सेल किया इसने? 14 में। किसको? रिटेलर को। तो रिटेलर के पास ये सामान कितने में आया? 14 में। इसने भी प्रॉफिट लिया 3 रुपए। टोटल कितना हो गया सेलिंग प्राइस? 17 को इसने इसको बेचा 20 में। बस ये खा गया। पेन था, पेन को खा गया या यूज कर लिया, जैसे हम यूज कर रहे हैं। यहां तक आते आते पेन कितने में पड़ गई? 20 रुपए में। ध्यान से सुनना, इस 12 रुपए में कौन कौन सी दो चीजें शामिल थी? 10 रुपए और 2 रुपए ना? हाँ या ना? ये दोनों इसमें शामिल था कि नहीं? बोलते क्यों नहीं? अच्छा, और यहां इस 14 में 10 रुपए, 2 रुपए और ये भी 2 रुपए आ गया। तो देखो ये 2 रुपए टैक्स यहां भी था और यहां पर शिफ्ट हो गया। बर्दाश्त किसने किया? होलसेलर ने। गवर्नमेंट को जमा किसने किया? मैन्युफैक्चरर ने। इसने 2 रुपया होलसेलर से लिया और गवर्नमेंट के खाते में जमा कर दिया, चला गया गवर्नमेंट के खाते में। लेकिन इसको असल में बर्दाश्त किसने किया? होलसेलर ने। लेकिन जब होलसेलर ने रिटेलर को बेचा तो इसने वहां से भी 2 रुपए वसूल लिया। यानी इसका खाली हुआ और भर गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। किसके ऊपर? होलसेलर के ऊपर। न तो मैन्युफैक्चरर को अपनी जेब से देना पड़ा, न तो होलसेलर को अपनी जेब से देना पड़ा। ये 2 रुपए इसने किससे वसूल लिया? रिटेलर से। और रिटेलर ने जब इसको सामान सेल किया तो 10 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए। पक्की बात है ना? क्लियर है? ये 2 रुपए फिर आ गए। 2 रुपए कितने बार थे? 1, 2, 2। क्लियर है? ये टैक्स फिर चार्ज हो गया किससे? कंज्यूमर से। अब कंज्यूमर ने पेन से लिखना स्टार्ट कर दिया। क्या ये दूसरे से वसूल कर पाएगा? ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स की सबसे खास बात या खूबी ये है कि द बर्डन ऑफ द टैक्स कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर until or unless it is consumed by the consumer। जब तक ये कंज्यूमर कंज्यूम ना कर ले तब तक इस टैक्स बर्डन को हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है शिफ्ट करने में। क्लियर हुआ? हाँ या ना? जबकि उसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते। The amount of direct tax on whom is the amount of direct tax is imposed on a person and on whom it is imposed is to be charged from the same person। क्लियर है? पक्की बात है। उसी सेम बंदे से वसूल किया जाएगा। The burden of direct tax cannot be shifted, but the tax burden of indirect taxes can be shifted until or unless it is consumed or used by the consumer। मैंने आपको सर्विस दी, आपने हमें सर्विस टैक्स दिया। अगर आप यहाँ पढ़ने आए हो तब तो ठीक है, लेकिन अब आप यहाँ से पढ़ करके किसी को पढ़ाने जाओगे, उससे सर्विस टैक्स लोगे। हाँ या ना? तो इसका मतलब आप इस सर्विस टैक्स का बर्डन उस पर शिफ्ट करोगे। अब क्लियर हुआ? पक्की बात है? कोई दिक्कत है इसमें? तो ये 2 तरह के टैक्सेस हैं। ये भी समझ में आ गया। गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए होती है। गवर्नमेंट को क्या चाहिए होती है? रेवेन्यू। और बिना रेवेन्यू के गवर्नमेंट क्या कर सकती है? आपके ऊपर खर्चे नहीं कर सकती, देश की इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, हटा सकते हैं। आज जो स्टडी करनी है दैट इज योर इनकम टैक्स। और इसके लिए जो एक्ट बना हुआ है
दैट इज नोन एज इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 आयकर विधान इनकम टैक्स जो चार्ज किया जाता है वो इनकम पर चार्ज किया जाता है। क्लियर? इनकम किसकी? ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन की इनकम पर जो टैक्स चार्ज किया जाता है उसको हम इनकम टैक्स का नाम देते हैं। और ये सारा का सारा प्रोसीजर गवर्न होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 से। कभी भी, अच्छा एक बात बताओ, मैं इंडियन सिटीजन हूं तो क्या मेरे ऊपर इनकम टैक्स लगेगा? बोलते क्यों नहीं? तुम अमेरिकन सिटीजन हो, कौन हो? अमेरिकन सिटीजन हो, तो क्या तुम्हारे ऊपर इनकम टैक्स लगेगा? इंडिया का इनकम टैक्स लगेगा? लगेगा। एक चीज तो दिमाग में बैठा लो कि इनकम टैक्स कभी भी किसी की सिटीजनशिप बेसिस पर चार्ज नहीं किया जाता। इनकम टैक्स नेवर imposed on the basis of citizenship of a person. It always imposed on the basis of residentialship status. Residentialship status. इनकम टैक्स हमेशा निवासी स्थिति या रेजिडेंशियलशिप स्टेटस पर डिपेंड करता है। आप इंडियन सिटीजन हो तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, आप फॉरेनर हो तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा होता तो हर आदमी फॉरेनर बनने की कोशिश करता। क्यों? बेस क्या है कि अगर किसी भी पर्सन ने हिंदुस्तान के रिसोर्सेज को यूज करके कुछ भी कमाया हो, मैं फिर से बोलता हूं, बेस क्या है इंपोज करने का इनकम टैक्स का कि किसी भी बंदे ने अगर हिंदुस्तान के रिसोर्सेज को यूज करके, याद है हिंदुस्तान पूरा नहीं है, अगर किसी भी बंदे ने हिंदुस्तान के रिसोर्सेज को यूज करके कुछ भी कमाया हो, किसी भी बंदे ने, मैंने ये नहीं कहा इंडियन या अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन, मैंने क्या कहा? कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन अगर इंडियन रिसोर्सेस का यूज करके कुछ भी कमाता है तो उसको उस अर्निंग पर, इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या ना हो। मैं फिर से बोलता हूं कि कोई भी पर्सन जो इंडियन रिसोर्सेज, क्या क्या चीजें आती हैं इंडियन रिसोर्सेज में? जमीन, लैंड, वाटर, टेरिटोरियल वाटर, ये भी आता है। यहां पर ये मतलब नहीं कि केवल सर जमीन आएगी, ना 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 ना, इसका ये जो पानी है टेरिटोरियल वाटर वो भी आएगा। ये टेरिटोरियल वाटर क्या है? इसको मेजर किया जाता है नॉटिकल माइल्स में। किसमें मेजर किया जाता है? नॉटिकल माइल्स। जमीन को हम लोग माइल्स में मेजर करते हैं, ये 10 मील है, ये 20 मील है, लेकिन पानी में हम लोग नॉटिकल माइल्स मेजरमेंट लेते हैं। कहा गया 12 नॉटिकल माइल्स तक, क्या 12 नॉटिकल माइल्स तक कोई भी बंदा अगर एंट्री कर गया यहां से और कुछ कमाया इसके अंदर से तो उसको टैक्स देना पड़ेगा।
12 नॉटिकल माइल्स के बाहर 24 नॉटिकल माइल्स तक, 12 और ये 12 और ये 12, इस 12 के अंदर अगर कोई जाता है तो बिना इंस्पेक्शन के नहीं जा पाएगा। अगर कोई शिप भी जा रही हो और इस 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर आ गई इस वाले, तो उसको पहले चेक करवाना पड़ेगा, लॉगबुक दिखानी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा कि हमारे शिप पे कौन कौन सा सामान है। ऐसा ना हो मेरे ही हिंदुस्तान पर बम गिराने के लिए मेरे हिंदुस्तान से बॉर्डर क्रॉस करे, नहीं हो सकता, ठीक है ना। लेकिन ये इंटरनेशनल वाटर है, कोई भी आ और कोई भी जा सकता है, क्लियर है। अगर इस नॉटिकल माइल्स, इस 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर से कोई गुजरता है और उसको रोकने पर वो ना रुके, तो इंडियन नेवी को ये राइट है कि वो क्या करे, बम से उड़ा दे। पिक्चर मत याद रखना, ठीक है, क्लियर है। 12 के अंदर अगर आ गए, फर्स्ट 12 के अंदर, तो आपको तो टैक्स दिए बिना जाना ही नहीं है। आपको जाना था श्रीलंका, कहां जाना था, बदकिस्मती या खुशकिस्मती हिंदुस्तान की कि आप टच करते हुए जा रहे हो, तो टैक्स इधर भी तो उधर देना जो देना, हमें इससे मतलब नहीं। रास्ता भटक गया, उससे लेना देना नहीं। क्लियर हुआ, पक्की बात है। तो अगर इंडियन रिसोर्सेस का यूज करते, जमीन, पानी और हवा, हवा से भी ऊपर से कोई जहाज जाएगा ना तो भी उसको पकड़ लेंगे, हाँ है ना, और उससे पहले टैक्स मांगेंगे कि तू विदेश का जहाज, तू मेरे ऊपर से कैसे जा रहा है। उसे क्या शॉर्टकट था, जा रहा था, ऐसे कैसे शॉर्टकट था, नीचे उतर, है कि नहीं, टैक्स दे फिर यहां से गुजर, कोई दिक्कत नहीं। तो ना तो जमीन, ना हवा और ना पानी से कोई आ सकता है, जा सकता है। हाँ, अगर आप उससे कुछ कमा रहे हो तो आप टैक्स दोगे तब आप जा सकते। क्लियर हुआ। ऐसे होता क्या अगर सिटीजनशिप बेसिस टैक्स लगता, तो हम यहां कुछ भी कमाते, तुमको पढ़ाते और टैक्स लग जाता मेरे ऊपर। ऑस्ट्रेलियन आता, तुम लोग को दांत दिखाकर पढ़ाता और चला जाता, 1 रुपए भी टैक्स नहीं देता। तो सिटीजनशिप बेसिस पर टैक्स नहीं लगता, इस बेसिस पर लगता है, रेजिडेंशियलशिप स्टेटस पर टैक्स लगता है। आपकी निवासी स्थिति कैसी है उसके बेसिस पर टैक्स लगता है। क्लियर हुआ। एक और चीज जो मैं बार बार बोलूंगा और तुम लोग बार बार गलत जवाब दोगे, जितनी बार मैं पूछूंगा तुम लोग के मुंह से उतनी बार क्या आएगा, गलत जवाब आएगा। और आज मैं जवाब बता भी देता हूं। पहली चीज कि here we are just going to do the study of income tax and not the accounting। मैं बार बार बोलूंगा ये चीज, और तुम लोग जर्नल एंट्री कर करके दिखाओगे। मैं कहूंगा जर्नल एंट्री से हमको कोई लेना देना नहीं, आज मैं बोल दे रहा हूं और लास्ट तक बोलूंगा, और तुम लोग बार बार क्या करोगे, जर्नल एंट्री कर करके हमको जवाब दोगे। हम लोग यहाँ अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे, here we are just going to do the study of income tax। मैंने अकाउंटिंग रखी या नहीं रखी, दूर दूर से कोई लेना देना नहीं। आपने कमाया या नहीं कमाया, दैट इज रेलिवेंट। आपने अकाउंटिंग रखी या नहीं रखी, दैट डजंट मीन एट ऑल। क्लियर है, हाँ या ना। अगर कोई बंदा कमाता है तो वो इनकम टैक्स में आएगा, चाहे उसने अकाउंटिंग रखी हो या ना रखी हो, इससे कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। क्लियर, हाँ या ना। मैंने कहा 10,000 रुपए का एक खर्चा था जो मैंने अपनी बुक्स में लिख रखा था, मैंने अपनी अकाउंटिंग में लिख रखा था, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000, और मैंने कमाया था 40,000 इस खर्च को करने से। तो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम हो सकता है या नहीं। अब मैं ये नहीं बताने जा रहा हूं कि इनकम टैक्स, इनकम का मतलब होता है पॉजिटिव इनकम एंड नेगेटिव इनकम बोथ। ये पॉजिटिव इनकम है, ये नेगेटिव इनकम है। एक्सपेंसेस का मतलब खर्चा, लॉस। हुआ क्या, इनकम टैक्स वालों ने कहा ये खर्चा हम अलाउ नहीं करेंगे आपको, ये खर्चा हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। आपने डेबिट क्रेडिट कर रखा है,
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा हम खर्चा अलाउ नहीं करेंगे, अलाउ करने का मतलब छूट नहीं देंगे, तो बताओ कितने रुपए पर टैक्स लगेगा? 40। और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा ना हम इसकी भी छूट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये जेन्युइन खर्चा है, कैसे छूट नहीं मिलेगी? बताओ मेरी इनकम कितनी मानी जाएगी? 30,000। 40,000 इनकम और 10,000 का मेरा निगेटिव इनकम, नेट इनकम कितना आ गया? 30,000। अब क्लियर है? लेकिन मैं फिर बोलता हूं अकाउंटिंग का उससे कोई लेना देना नहीं है। अकाउंटिंग एक बेस हो सकता है इनकम कैलकुलेशन का, बट इट इज नॉट अ सोल क्राइटेरिया। आपकी जर्नल एंट्री, बुकिश एंट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने एंट्री क्या कर रखी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Here we are just going to do the computation of income and on the basis of that computation we have to pay the amount of tax on the computed income। हम यहाँ पर computation सीखने जा रहे हैं। क्या सीखने जा रहे हैं? कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन करना, और उस कैलकुलेशन के बेसिस पर जो इनकम कैलकुलेट होकर आएगी गवर्नमेंट हमसे उसी हिसाब से टैक्स भी लेगी। क्लियर है? मैं बार बार बोलूंगा कि वी आर नॉट कंसर्न हियर विद द अकाउंटिंग एट ऑल। क्लियर है? हम यहाँ अकाउंटिंग करने, डेबिट क्रेडिट करने नहीं बैठे हैं। अच्छा सर, अगर इनकम टैक्स वालों ने इसको अलाउ नहीं किया तो इसको तो हमें अपने बुक से काटना पड़ेगा। अरे अकाउंटिंग से क्या लेना देना, बुक से कोई लेना देना नहीं है, ना काटने की जरूरत है ना सुधार करने की जरूरत है। वॉट एवर यू हैव डन इन योर अकाउंटिंग दैट इज ओके, दैट इज करेक्ट, दैट इज द पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग। हाँ है ना? पक्की बात है। अभी नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे अपने आप धीरे धीरे ये चीज क्लियर होती जाएगी। फिर आगे हटाए इसको। इनकम का मतलब मैंने बताया पॉजिटिव इनकम एज वेल एज निगेटिव इनकम। इनकम का मतलब मैंने क्या बताया? पॉजिटिव इनकम एज वेल एज निगेटिव इनकम। इनकम का मतलब केवल प्रॉफिट से नहीं है, इनकम का मतलब यहां लॉस से भी है। इनकम का मतलब केवल यहां पॉजिटिव इनकम से नहीं है, इनकम का मतलब यहां लॉस से भी है। ठीक है ना? हटा सकते हैं इसको। देखिए इधर वही सब चीजें बताना, चलो वही बता देते हैं पहले। इधर देखिए, एक होता है फाइनेंस एक्ट, जो तुम लोग का एग्जाम है ना वो मई 2014 में है, सीएस वालों का जून 2014 में है, सीए वालों का नवंबर 2014 में एंड सीएस वालों का दिसंबर 2014 में। क्लियर है? इसके लिए जो हमारे लिए रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है, जो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है दैट इज योर 14-15। कौन सा असेसमेंट ईयर है? सर हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है एग्जाम में असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है, मैं वही बताने जा रहा हूँ। हम लोग के लिए जो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है दैट इज योर 14-15। ठीक है? हम लोग के लिए जो रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट है दैट इज योर 2013। यानी हम लोग के ऊपर जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा वो होगा फाइनेंस एक्ट 2013। हम लोग का जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर होगा दैट इज योर 2013-14। क्लियर? ये तीन चीजें दिमाग में सेट रहनी चाहिए। सर ये आया कहां से? हम लोग को मतलब सीखना है किसका? फाइनेंस एक्ट। अगर हम लोग इसके बारे में जान गए तो बाकी चीजें बड़ी आसानी से दिमाग में हमेशा रहेंगी, कभी कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आखिर हमारे ऊपर फाइनेंस एक्ट 14-15 क्यों एप्लीकेबल होता है। जो भी इनकम टैक्स में चेंजेस होते हैं, जिस तरह तुम लोग देखते हो हर महीने हम लोग के घर में हर साल एक बार बजट बनता है। बजट बनता है, इतने रुपए की गैस सिलेंडर आएगी, तो इतने रुपए का स्कूल का खर्चा देना है, इतने रुपए का घूमने जाना है, इतना रुपया सेविंग करना है।
ये सारी डिटेल महीने में एक बार तय हो जाती है, मोटी मोटा। क्लियर है? उसी तरह गवर्नमेंट भी हर साल अपने बजट को रिव्यू करती है। क्या करती है? हर साल अपने बजट को बढ़ाती है, घटाती है, और उस बजट के हिसाब से गवर्नमेंट आगे चलती है। आप कमा लो, उसके बाद गवर्नमेंट करे, ज्यादा कमा लो ना टैक्स दो, ऐसे नहीं होता। पहले से ही बता दो हमें आप पहले से ही बता दो कि अब हम जो आगे कमाएंगे उस पर आप कितने रेट से टैक्स लोगे। आप अपना बजट बना लो तो हम उसके हिसाब से हम अपना बजट सेट करेंगे। तो गवर्नमेंट ने अपना बजट सेट किया, उसके बाद हमने अपना बजट सेट कर दिया। क्लियर है? पक्की बात है? बोलो। गवर्नमेंट ने अपना बजट सेट किया कि हमें इस मद में कॉलेजेस पर इतना खर्च करना है, डिफेंस पे इतना खर्च करना है, हाँ या ना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस साल इतना खर्च होगा, फ्री में लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इतना खर्च होगा। ये सब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। कंटिजेंसीज पर इतना जाएगा, बाढ़ अकाल भूकंप आएगा तो इतना जाएगा, ये सब गवर्नमेंट पहले से ही डिसाइड करके कुछ न कुछ पैसा हर मद में ट्रांसफर करने का सोचती है। क्लियर? लेकिन अब गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करेगी कैसे? आपसे लेकर के, और आपसे कब लेगी गवर्नमेंट? पहले ही बता देगी। कब बताएगी? हर साल 28 फरवरी को, 28 फरवरी 2013 को फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम ने इस साल बजट डिक्लेयर किया। क्या डिक्लेयर किया? बजट अनाउंस हुआ कि बेटा देख, कोई भी बंदा हो जो इंडियन रिसोर्सेज से कमाएगा 1 अप्रैल 2013 से लेकर के 31 मार्च 2014, याद रखना इनकम टैक्स में केवल फाइनेंशियल ईयर वर्क करता है, कैलेंडर ईयर वर्क नहीं करता। इनकम टैक्स में केवल फाइनेंशियल ईयर कवर होता है, कैलेंडर ईयर से कोई कंसर्न नहीं होता। पहली चीज, आपने बुक्स होली टू होली, दिवाली टू दिवाली, ईद टू ईद रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके बुक्स कब आपने मेंटेन की है। आपको जब भी इनकम टैक्स की बात करेंगे, आपको अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड लॉसेज आपको 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ही कैलकुलेट करके बतानी है। आपका जो एक ईयर फिक्स है दैट इज योर फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है? 28 फरवरी को बजट अनाउंस हुआ। क्या अनाउंस हुआ जरा ढंग से देखना, एक महीने पहले, बीच में मार्च का महीना है, हमको 28 फरवरी को ही पता चल गया था कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2014 तक मैं जो कुछ भी कमाऊंगा, सुनना, 28 फरवरी 2013 को कौन सा फाइनेंस एक्ट आया होगा? 2013। क्लियर है? हाँ या ना? फाइनेंस एक्ट 2013 जो कि 28 फरवरी 2013 को चिदम्बरम साहब ने लोकसभा में दिया था, अनाउंस किया था, उसकी एप्लीकेबिलिटी स्टार्ट हुई 1 अप्रैल 2013 से। कब से? 1 अप्रैल 2013 से, और ये कब तक रहेगा? 31 मार्च 2014 तक। इसको हम कहते हैं प्रीवियस ईयर। क्या कहते हैं? प्रीवियस ईयर। आप पूरे साल कुछ भी कमाओ, ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप दिन भर में कमा करके थके हारे घर पहुंचे, जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचे एक बंदा बाहर खड़ा है, बोल कितना कमाया? मैंने कहा कि भैया तू कौन है पूछने वाले, एक तो थके हारे आए हैं, करेक्ट टैक्स चाहिए, चाकू निकाला और बोल दिए। एक तो दिन भर थका हारा पहुंचा हूँ घर, और ऊपर से कह रहा है क्या चाहिए? टैक्स चाहिए, अपनी इनकम का हिसाब दो। है कि नहीं? हम अपने घर वालों को हिसाब नहीं देते, तेरे को डेली डेली देंगे क्या? बात समझना। तो वहां पर गवर्नमेंट ने कहा डेली डेली कलेक्शन नहीं करेंगे, आप डेली कितना कमाते हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं, आप मंथली कितना कमाते हो हमें उससे भी लेना देना। हमें इससे मतलब है कि आप पहले कमाओ, कमाते जाओ कमाते जाओ कमाते जाओ, 31 मार्च तक गुड़गाते जाओ। लेकिन हाँ बेटा, 1 अप्रैल से 31 मार्च जैसे ही खत्म हुआ, अब आपके टैक्स देने की बारी है। 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 15 तक इससे रिलेटेड जो टैक्स आप दोगे उस ईयर को हम लोग नाम देंगे असेसमेंट ईयर। क्या नाम देंगे? असेसमेंट ईयर, जिसको कर निर्धारण वर्ष कहा जाता है। इसको कहा जाता है गत वर्ष, और इसको कहा जाता है कर निर्धारण, कर का निर्धारण करना, असेसमेंट ईयर। क्लियर?
तो 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक हमको इस इनकम पर टैक्स देने का प्रोसीजर यूज करना। क्लियर हुआ? तो अब तुम लोग को समझ में तो ये आया होगा कि हमारे ऊपर असेसमेंट ईयर कौन सा लगेगा, 14-15। ये भी समझ में आया होगा हमारे ऊपर प्रीवियस ईयर कौन सा लगेगा, 13-14। ये भी समझ में आया होगा कि हमारे ऊपर जो फाइनेंस एक्ट लगेगा वो कौन सा लगेगा, 2000। क्लियर है? पक्की बात है? इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। अच्छा एक बात बताओ, इधर देखिए, मैंने 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक कमाया, अर्न किया। ये कौन सा ईयर है? ये प्रीवियस ईयर है या असेसमेंट ईयर है? ये कौन सा ईयर है? प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर? ये है प्रीवियस ईयर। तो असेसमेंट ईयर क्या होगा, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। अच्छा इसका फाइनेंस एक्ट क्या होगा, फाइनेंस एक्ट 2018, जो अभी आया नहीं है। ये हवा हवाई इमेजिनरी बात है, सोच मत लेना कि आ चुका है। ये फाइनेंस एक्ट 2018। क्लियर है? ये सिस्टम समझ में आया? पूरा नहीं आया? तो हमने अभी तक जो कुछ सीखा, छोटी मोटी चीजें जरा देखें। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, व्हाइट टैक्सेस ये तो देख लिया, टाइप्स ऑफ टैक्सेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हम लोग आज जो स्टडी करने बैठे हैं यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट की, जिसको कहते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। और इनकम का मतलब केवल पॉजिटिव इनकम से नहीं होता। इनकम मींस पॉजिटिव इनकम एज वेल एज नेगेटिव इनकम। जब भी हम बात करेंगे इनकम की तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इनकम। जब भी हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो पॉजिटिव प्रॉफिट एंड नेगेटिव प्रॉफिट दोनों। जब भी हम गेन की बात करेंगे पॉजिटिव गेन एंड नेगेटिव गेन दोनों की बात करेंगे। हम लोग यहाँ लॉस वर्ड यूज नहीं करते। हाँ है ना, पक्की बात है ना। चलिए इधर, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ टैक्सेस और इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कभी भी रेजिडेंशियलशिप बेसिस पर चार्ज नहीं किया जाता, ये भी देख लिया। हाँ है ना, क्यों उल्टा बोल रहा हूं, मैंने कहा इनकम टैक्स सिटीजनशिप बेसिस पर चार्ज नहीं किया जाता, रेजिडेंशियलशिप बेसिस पर तो चार्ज किया जाता है। क्या बोल रहे हो? ठीक है ना, इनकम टैक्स कभी भी सिटीजनशिप बेसिस पर चार्ज नहीं किया जाता। उसी बच्चे ने केवल बोला सर आपने गलत बोला, इनकम टैक्स रेजिडेंशियलशिप बेसिस पर चार्ज किया जाता है। ध्यान इधर रखिए, इसको कहते हैं अटेंशन देना। तो हम लोग इनकम टैक्स किसके बेसिस पर चार्ज करते हैं, रेजिडेंशियलशिप बेसिस पर चार्ज करते हैं। कोई भी इनकम जो आपने इंडियन रिसोर्सेज का यूज करते हुए कमाई है, you have to pay the amount of taxes on that. That's it. And income tax is to be charged on a person, and on whom it is charged or imposed, on whom it is imposed will be collected from the same person, and the burden of the tax cannot be shifted from this one person to another person. Clear? अभी तक तो हम लोगों ने यही देखा कि और कुछ देखा? अच्छा एक बात बताओ, हम लोग के एक्ट का नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो हम लोग का पहला फाइनेंस एक्ट आया था, फाइनेंस एक्ट 1961। इसका मतलब क्या होगा बताओ ना जल्दी। इसका मतलब ये एप्लीकेबल कब से होगा, 1 अप्रैल 61 से लेकर 31 मार्च 62 तक। आया ना, ये कौन सा ईयर कहलाएगा, प्रीवियस ईयर। तो असेसमेंट ईयर क्या होगा, 1 अप्रैल 62 से 31 मार्च 63। वो पहला दिन बताओ हमें, वो पहला दिन बताओ जब सरकार खुशी के मारे झूम उठी होगी टैक्स लेने के नाम पे। वो ये दिन है या ये दिन, 1 अप्रैल 62। ये वो दिन है जब गवर्नमेंट ने सबको उल्लू बनाया, अप्रैल फूल बनाया।
टैक्स लगाया। क्या लगाया? टैक्स लगाया। तो 1 अप्रैल 62 ये हमारा इफेक्टिव डेट है, या कह सकते हो ये पहली तारीख है जब किसी बंदे के ऊपर एक्चुअल में टैक्स चार्ज हुआ था। अब क्लियर है? यानी एप्लीकेबिलिटी कब से स्टार्ट हुई है टैक्स की? 1 अप्रैल 62 से। इस एक साल तक तो गवर्नमेंट इंतजार करती है, हाँ कमा बेटा, कमा बेटा, जितना कमाना हो कमाओ, लेकिन हम टैक्स कब से लेना स्टार्ट किए गवर्नमेंट ने? 1 अप्रैल 62 से। अब क्लियर है? तो सेक्शन 1 की अगर हम बात करें, जो भी हमारा एक्ट होता है वो सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। किस में डिवाइडेड होता है? सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। अगर मैं कहूं सेक्शन 20 और ये, तो इसको मैं नाम दूंगा सेक्शन और इसको मैं नाम दूंगा सब सेक्शन। सब का मतलब हिंदी वाला सब नहीं, सारे सेक्शन नहीं, सब मतलब उप, ठीक है ना, उसके अंडर आने वाला। क्लियर है? इसके बाद जो आता है उसको हम कहते हैं क्लॉज, सब क्लॉज, पैराग्राफ, सब पैराग्राफ, इस तरह से होता है। ठीक है? पहली चीज, सर हम लोग को सेक्शंस याद करने पड़ेंगे। इन टोटालिटी अगर देखा जाए तो पूरा इनकम टैक्स एक्ट 298 सेक्शंस में है। पूरे इनकम टैक्स एक्ट में कितने सेक्शंस हैं? अब ये मैं कहना गिन गिन करके 298, 1 से लेकर 298 तक। अब इसमें सेक्शन 2 में हो सकता है 50 और सेक्शंस हो, सेक्शन 2, 221, 224, 231, 278, ऐसे करके 50 सेक्शन हो सकते हैं। तो 2 मतलब एक सेक्शन। क्लियर है? हाँ है ना? सेक्शन 36 में कई सब सेक्शंस होंगे, 36(1), 36(2), 36, हटा दो, वो एक सेक्शन माना जाएगा। इस तरह से सीरियल नंबर में 1 से लेकर 298 सेक्शंस, तो हजारों सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर? पक्की बात है? सर ये सेक्शंस आता क्यों है और क्या रोल है इस सेक्शन का? सेक्शंस में आता क्यों है? अगर मैं आपको एक स्टोरी बताऊं और स्टोरी अगर 1 पेज की हो तो बहुत अच्छी बात है, 2 पेज की हो तो भी ठीक है, जैसे बचपन में पढ़ते थे हम लोग। एक पिता था, उसके 4 बच्चे थे, चारों बच्चे लखेड़ा द ग्रेट थे। बाप ने कहा तुम लोग अलग अलग रहते हो, एक लकड़ी ले आओ, तोड़ने की कोशिश की, सब टूट गई, सबको दिया और चारों को मिलाकर तोड़ना चाहा तो नहीं तोड़ पाए। तो यूनिटी में ताकत होती है, ये बताने की कोशिश की गई, मोरल इज ओवर। क्लियर? इतना बताया गया था और कितना आसान है। उसके बाद एग्जाम में आता था फिल इन द ब्लैंक्स। पिता ने बच्चों को क्या लाने के लिए कहा? फिल इन द ब्लैंक्स। लकड़ी लाने के लिए कहा, कोयला लाने के लिए कहा, घास लाने के लिए कहा, तो हम लोग टिक करते थे वहां लकड़ी। तो बड़ा आसान था, दैट वाज द स्टोरी। उसी तरह यहाँ पर भी स्टोरी है, लेकिन स्टोरी इतनी पतली नहीं है कि 1-2 पेजेस में आ गया। वो ये है, ये पूरी एक स्टोरी है। अगर इतनी बड़ी स्टोरी हम लोग को कहा जाए, मैं तुमसे पूछूं ये चीज कहाँ लिखी है? सर मेरे किताब में तो पेज नंबर 420 पर लिखी है। दूसरे का सर मेरे में तो 421 पर लिखी है। बात समझना, पहली चीज तो ये प्रॉब्लम और कंफ्यूजन आया ना। दूसरा कि जब हम किसी चीज को पार्ट वाइज, पैरा वाइज या सेक्शंस वाइज बांटेंगे, सेक्शन का मतलब हिस्सा, सेक्शन का मतलब क्या होता है? हिस्सा। दैट इज द पार्ट, दैट इज द पार्ट, दैट इज द पार्ट। और हमने उस स्टोरी को कई पार्ट में बांट दिया। उसी स्टोरी को हम कई पार्ट में बांट सकते हैं। जब हम स्टोरी को कई पार्ट्स में बांटते हैं तो हमारे लिए, और चैप्टर्स और पार्ट्स, हमने ये चैप्टर अलग किया, ये चैप्टर अलग किया, ये चैप्टर अलग किया, ये चैप्टर अलग किया। अब उस चैप्टर में भी इतना हिस्सा है, इसको भी कई हिस्सों में बांटा, सेक्शन 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 सेक्शन। और उस सेक्शन को भी अगर बांटना है तो सब सेक्शन सब सेक्शन सब सेक्शन, और उस सब सेक्शन को भी बांटना है तो क्लॉज सब क्लॉज, ऐसे आते जाएंगे। क्लियर है? कहने का मतलब किसी भी स्टोरी को अगर सिस्टमैटिक पढ़ना हो, अब यहाँ पर तो हम हेडिंग देख करके नहीं पढ़ेंगे। हेडिंग देकर पढ़ना, जैसे तुम लोग क्या जानते हो, इसको क्या बोलते हो तुम लोग? नहीं, क्या बोलते हो? क्या दिमाग में आ रहा है? पहला वर्ड क्या आ रहा है? किताब या बुक? बुक, बुक। लेकिन जो बच्चा हिंदी मीडियम से होगा उसके दिमाग में आएगा सबसे पहले किताब, और जो इंग्लिश मीडियम का होगा उसके दिमाग में क्या आएगा सबसे पहले? बुक। पक्की बात है। हम लोग हेडिंग्स में नहीं बांटते। अब पानी पीता कोई, वो वाटर है, कोई पानी है,
देखो दोनों में फर्क है, किसी के दिमाग में जाता है उसका मीनिंग वाटर और किसी के दिमाग में जाता है उसका मीनिंग पानी। तो ये अंतर होता है पढ़ने पढ़ने का। वही चीज यहाँ पर भी है, हम लोग को यहाँ पर कोई चीज पढ़ाई जाती है हेडिंग वाइज नहीं पढ़ाई जाती, हमने उस चीज को सेक्शन वाइज मान लिया। सेक्शन 1 से स्टार्ट किया। कहां से स्टार्ट किया? ये सेक्शन 1 कहानी का पहला हिस्सा यहां से स्टार्ट, ठीक है। अब सेक्शन 1 जो है ये क्या बताएगा? जैसे कोई बच्चा पैदा होता है और मरता है, लास्ट में पैदा होता है और मरता नहीं, पैदा होता है, बड़ा होता है, पढ़ने जाता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, उसके बाद बूढ़ा होता है और खल्लास। इतनी कहानी होती है। वही चीज इसकी भी है। कोई भी कहानी ले लो, इसको भी स्टोरी वाइज बनाया गया। सेक्शन 1 में जैसे एक बच्चा पैदा होता है उसका नामकरण रखा जाता है। क्या रखा जाता है? नामकरण। क्या नाम है तुम्हारा? है? किसने रखा? तुमने रखा? मम्मी पापा ने रखा? तुम्हें तो बताया भी नहीं क्या तुम्हारा ये नाम रखा जा रहा है कि नहीं? ये नामकरण होता है जो पैदा होने के समय किया जाता है, नहीं तो सब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बच्चा नंबर 1, बच्चा नंबर 2, बच्चा नंबर 3 है कि नहीं? और मोहल्ले वाले भी दौड़े दौड़े आएंगे, चॉकलेट लाएंगे अपने बच्चों के लिए, मोहल्ले वाले भी आ जाएंगे, हम तो बच्चा नंबर 1 है। तो सेक्शन नंबर 1 ये नामकरण बताता है कि आगे से हम इस एक्ट को जानेंगे किस नाम से। इसने कहा कि जानते हो मेरा नाम क्या है? इसने कहा दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961, कि आज से मेरा नाम रहेगा 1961। अब इस पूरे आगे की किताब में आप जहां जहां एक्ट वर्ड यूज करोगे उसका मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात हो रही है। पॉइंट नंबर 2। अच्छा, नाम के बाद क्या सिखाया जाता है? नाम के बाद क्या सिखाया जाता है? इसने तो ये बता दिया, दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटा? तो इसकी भी डेट ऑफ बर्थ क्या है? तुम लोगों ने भी बताया था थोड़ी देर पहले। 1 अप्रैल 1961 या 1 अप्रैल 1962? 62। पहली बार तो ये खुशी के मारे झूमा होगा, है कि नहीं? वो है किलकारियां मारा होगा कि टैक्स दो, टैक्स दो। इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। बोलो। तीसरा पता क्या है बेटा? क्या पता है? कहाँ रहते हो? यहां रहता हूं। वही चीज इसके साथ। कहां एप्लीकेबल होते हो? ऑल ओवर इंडिया, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। It is equally applicable throughout India, including जम्मू एंड कश्मीर। ये सेक्शन 1 ने बोला। सेक्शन 1 ने कुल कितने पॉइंट्स बोले? 3। पहला, दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। कितने पॉइंट बोले इसने? 3। दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। नोट कर लो। हाँ बताओ, तीनों पॉइंट बताओ तो क्या बताया सेक्शन में? नहीं, आप तीनों पॉइंट बताएं, फिल इन द ब्लैंक्स ना करें। सेक्शन 1 Act 1962 applicable from 1st April 1962, applicable from all over India including Jammu and Kashmir.
इसको आप 1 अप्रैल 1961 ना बोले, इनकम टैक्स एक्ट 1961, 1 अप्रैल 1961 नहीं, दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961, दैट्स इट। ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत आई हो तो बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बताओ। दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 2 की बात करते हैं। सेक्शन 2 ने केवल डेफिनेशंस ही दी हैं, पूरी किताब में जहां जहां डेफिनेशंस हैं उन सारी डेफिनेशंस को इस सेक्शन 2 ने कवर किया हुआ है एक जगह पे। तो हम लोग क्या सर इतनी सारी डेफिनेशंस पढ़ेंगे? नहीं, हम लोग आज केवल काम की चीज पढ़ेंगे, आगे जो जो जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा वहां पर वो डेफिनेशन हम वहां डिफाइन करेंगे सेक्शन 2 का रेफरेंस देते हुए। क्लियर है? आज हम लोग जो डेफिनेशन पढ़ेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 जो डिफाइन करता है पर्सन। जब हमने इनकम टैक्स स्टार्ट किया तो मैंने वहीं पर बताया था डायरेक्ट टैक्स इज टू बी इम्पोज्ड ऑन अ पर्सन। डायरेक्ट टैक्स किस पर चार्ज किया जाता है? पर्सन पर इम्पोज किया जाता है, चार्ज किया जाता है। पर्सन में आते कौन कौन है ये बताया है किसने? सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में। पर्सन में आते कौन कौन है ये किसने बताया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में। ढेर सारी डेफिनेशंस है, हमें अभी सारी डेफिनेशंस पर नहीं जाना है। यहाँ पर जो मतलब की चीजें हम केवल वही चीजें कवर करेंगे। हम केवल कवर कर रहे हैं यहाँ पर क्या? पर्सन की डेफिनेशन। पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन में शामिल होता है। क्या क्या शामिल होगा मालूम है? ढंग से सुने। हम पर्सन हैं कि नहीं है? तुम पर्सन हो कि नहीं हो? तुम भी हो। इसको कहते हैं इंडिविजुअल। क्या कहते हैं? इंडिविजुअल। तो पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल। आप क्या हो? इंडिविजुअल। नहीं, हम तो मैरिड हैं, हम यहाँ पर मैरिटल स्टेटस नहीं जानना चाह रहे। इंडिविजुअलिटी, अलग अलग सब लोग क्या हो? इंडिविजुअल्स। क्लियर? दूसरा HUF जिसको हम फुल फॉर्म देते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसको भी पर्सन की डेफिनेशन में रखा गया है। हम 7 हैं, सारे मिलकर कमाते हैं। हम 7-8 हैं, सारे मिलकर कमाएंगे, गवर्नमेंट को ठेला दिखाएंगे। अरे इंडिविजुअल पर टैक्स लगता है, हम लोग तो मिलकर के कमाते हैं। अरे नहीं, गवर्नमेंट का बेटा तुम मिलकर के भी कमाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी हम पर्सन की डेफिनेशन में रख ही देते हैं ताकि आगे से तुम्हारा ये डाउट भी क्या हो जाए? दूर हो जाए। तो इंडिविजुअल भी कवर होता है, HUF भी कवर होता है। थोड़ी देर बाद डिस्क्राइब करते हैं HUF का मतलब क्या है। तो इंडिविजुअल भी कवर है और HUF भी कवर है। थर्ड है फर्म, पार्टनरशिप फर्म। हमने कहा ठीक है बेटा, इंडिविजुअल को शामिल कर लिया, हम 7-8 हैं, भाई बहन हैं, उनको कवर कर लिया। चलो एक काम करते हैं, बाहरी लोगों से पार्टनरशिप बना लेते हैं। हम बाहरी लोगों से क्या कर लेते हैं? पार्टनरशिप बना देते हैं, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप बना देते हैं। अब बताओ, अब क्या हम जो कमाएंगे उस पर टैक्स लगाओगे? गवर्नमेंट ने कहा हाँ बेटा ले, तू अकेले कमा, तू घर वालों के साथ मिलकर कमा, या तू किसी बाहरी के साथ पार्टनरशिप कर ले। उसको भी हम लोग कहाँ रखेंगे? पर्सन की डेफिनेशन में। ठीक है, अब हम कभी बोलकर पार्टनरशिप नहीं करेंगे, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप नहीं करवाएंगे, हम ऐसे ही किसी के साथ एग्रीमेंट कर लेंगे ओरली। तो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप हो गई ना। तो गवर्नमेंट का बेटा तू बाहरी आदमी के साथ किसी भी तरह की पार्टनरशिप कर, चाहे रजिस्टर्ड और चाहे अनरजिस्टर्ड। तो उसको हम नाम देंगे AOP-BOI, यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। थोड़ी देर में इसको भी बताते हैं इसका क्या मीनिंग निकला। तो ये है पार्टनरशिप रजिस्टर्ड और ये है पार्टनरशिप अनरजिस्टर्ड, यानी कि उसको हम मान लेंगे AOP या BOI। उसको भी रखा गया, आप किसी भी तरह से कमाओ। ठीक है,
सरकार, अब हम कंपनी बनाकर कमाएंगे। क्या बनाकर कमाएंगे? कंपनी बनाकर कमाएंगे। बेटा तू किसी भी तरह कमाएगा ना, हम इसमें रखते चले जाएंगे। तो कंपनी को भी पर्सन की डेफिनेशन में रख लिया। इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, फर्म है, एओपीबीवाई हो गया, कंपनी हो गया। क्या सरकार से टैक्स लेगी क्या? हाँ, क्या सरकार से टैक्स लेगी? हाँ, लेगी। उसको हम कहेंगे लोकल अथॉरिटी। क्या बोलेंगे? लोकल अथॉरिटी। तो लोकल अथॉरिटीज को भी गवर्नमेंट ने कहा बेटा तू भले ही सरकारी है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तू कमाएगा या कमाएगी तो तू टैक्स देगी। सदर हॉस्पिटल कमाएगा, सिविल हॉस्पिटल कमाएगा तो वो टैक्स देगा। म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट कमाएगा तो वो टैक्स देगा, उसको भी नहीं छोड़ा गया। रोडवेज डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो कमाएगा तो टैक्स देगा। यानी जो कमाएगा वो टैक्स देगा। लोकल अथॉरिटीज आर ऑल्सो कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। 7 आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। गवर्नमेंट ने इंसान तो इंसान, भगवान को भी नहीं छोड़ा, उससे भी टैक्स लिया। किससे? सरकार इतनी चालाक कि उसने भगवान से भी क्या चार्ज किया? टैक्स चार्ज किया। उसको हम रखते हैं आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब एक एक को डिस्क्राइब किया जाए। इन टोटालिटी देयर आर 7 टाइप्स ऑफ पर्संस। कितने? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपीबीओआई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इतने हमारे पर्सन की डेफिनेशन में पर्सन्स आते हैं। इन लोगों को जो कुछ भी ये लोग कमाएंगे, they'll pay the amount of taxes. They'll pay the amount of taxes. They are under the obligation to pay the amount of tax if they earn. Clear? ढंग से सुनेंगे आप लोग। इंडिविजुअल हमें बताने की जरूरत नहीं है, हर कोई यहाँ इंडिविजुअल है, जो कमाएगा वो टैक्स देगा। दूसरा एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नोट हो गया? ये हटा सकते हैं। ये एचयूएफ क्या है सर जी? तो जब हम एचयूएफ की बात करेंगे, बहुत खुशी खुशी कई लोग कहते हैं मेरा घर आज भी ज्वाइंट फैमिली में है, न्यूक्लियर फैमिली नहीं बना, हम सब लोग मिल करके रहते हैं। बोलते हो ना, मिल करके रहना डजंट क्रिएट एचयूएफ। एचयूएफ की एक फाइल चलती है। क्या चलती है? फाइल। आप इंडिविजुअल हो, आपने अपनी एक फाइल बना ली, पूरे घर वाले हैं, उन्होंने मिल करके एक फाइल बना ली। किसकी? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट करने के लिए फाइल क्रिएट कर। वो बाद का मैटर है, अभी हम उस चीज पर नहीं आ रहे। तो अगर एचयूएफ है, फैमिली है, 6-7 मेंबर है, पूर्वजों की प्रॉपर्टीज है, या कोई एसेट है जो पूरे घर वालों के नाम से मिली जुली सरकार, अब उस मिले जुले घर में कुछ कमाई होती है उस प्रॉपर्टी से, तो सबकी इनकम है, कौन टैक्स देगा? चलो एचयूएफ की एक हम लोग अलग फाइल क्रिएट कर देते हैं। एचयूएफ ही क्या देगा? टैक्स देगा। और उसमें उनका लीडर रहेगा, घर का मुखिया, जिसको हम नाम देंगे कर्ता धर्ता। क्या नाम देंगे? कर्ता। जो उस घर का मुखिया होगा उसको हम नाम देंगे कर्ता। क्लियर है? तो सर क्या इसमें हिंदू फैमिलीज ही आती हैं? इसमें सिख फैमिलीज भी आती हैं, यानी सिखिज्म को भी कवर करता है, बुद्धिज्म को भी कवर करेगा, जैनिज्म भी आ जाएंगे। ठीक है ना? ये सारे एचयूएफ की कैटेगरी में आएंगे। क्लियर? हटा सकते हैं इसको। 2 तरह की फैमिलीज होती हैं हिंदुस्तान में, 2 तरह की एचयूएफ मानी जाती हैं। एक को कहते हैं मिताक्षरा संप्रदाय, और
एक को हम कहते हैं दाय भाग संप्रदाय। दो तरह के संप्रदाय हैं, एक को हम कहते हैं मिताक्षरा और एक को कहते हैं हम दाय। पूरे हिंदुस्तान में दो तरह के HUF फैमिलीज आती हैं, या तो वो मिताक्षरा संप्रदाय में आएंगे या तो दायभाग। दोनों में फर्क क्या है और हम लोग किस में आते हैं, पहले कहानी सुन लेते हैं। मिताक्षरा नाम याद रखने में बड़ा ही आसान है, कुछ शॉर्टकट में बन रहा होगा क्या, मित्र यानी दोस्त, और यहाँ क्या बन रहा होगा, दया। पक्की बात है, जैसा नाम वैसा काम। आगे से हमको डेफिनेशन याद करने में या इसके टैग्स याद करने में दिक्कत नहीं होगी। मिताक्षरा संप्रदाय, जैसे ही घर में किलकारी गूंजी हुआ हुआ करके, तो समझ लो वो बच्चा भी अब प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सेदार हो गया। यानी वो किसलिए चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा दो। क्यों? पैदा होते ही हिस्सा मांग रहे हैं और उसके लिए वो क्या कर रहा है, रो रहा है। इसको कहते हैं मिताक्षरा, पैदा होते ही दोस्त बन जाए। एक होता है दया भाग, बोल सकते हो ना। जैसे ही कोई बच्चा पैदा हुआ इसलिए रोता है कि अब उसे अपने पिता के जीवित होने तक उसके रहमो करम पर जिंदा रहना पड़ेगा। पापा चॉकलेट चाहिए बेटा 2 रुपये है कि नहीं पापा मुझे मेरी जायदाद में हिस्सा चाहिए, ले झापड़। मेरी बात समझना। तो दया भाग या दाय भाग संप्रदाय, दोनों फर्क समझ में आया। एक में बच्चा पैदा होते ही प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन जा रहा है और एक में बच्चा रहमो करम पर जिंदा रहेगा, जब तक उसके पिता जीवित है तब तक उसकी प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा नहीं मिल सकता। बताओ तुम लोग कहां पर? बहुत बढ़िया। तुम लोग कहां पे हो? तुम लोग कहां पे हो? आज तक नहीं मालूम है? दाय भाग, हाँ। मिताक्षरा मित से, हाँ बोले। हम लोग यहाँ पे, तो अब जाकर घर में कुछ बोल मत देना। दाय भाग संप्रदाय एप्लीकेबल होता है असम में, वेस्ट बंगाल में एंड सम पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। क्लियर? तो दाय भाग संप्रदाय इन जगहों पर एप्लीकेबल होता है और रेस्ट ऑफ इंडिया में कौन सा? मिताक्षरा संप्रदाय। क्लियर हुई बात? ये इसमें कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं है आगे बढ़ सकते हैं। इंडिविजुअल समझ में आया, HUF समझ में आया। तीसरा है पार्टनरशिप फर्म। किसी भी पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप फर्म की तरह टैक्स लगाने के लिए जरूरी है, किसी भी पार्टनरशिप फर्म पर पार्टनरशिप फर्म की तरह टैक्स लगाने के लिए जरूरी है, उसको पार्टनरशिप फर्म की तरह असेस्ड करने के लिए जरूरी है कि ये 2 कंडीशंस सेटिस्फाइड हो। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन कि रजिस्टर्ड डीड होनी चाहिए, पार्टनरशिप डीड हो और वो रजिस्टर्ड हो। पहली चीज, देयर शुड बी अ रिटन पार्टनरशिप डीड एंड द डीड मस्ट बी रजिस्टर्ड। सेकंड, कि इस पार्टनरशिप डीड में प्रेस्क्राइब्ड हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर ये 2 कंडीशंस सेटिस्फाइड होती हैं तो बेटा उस पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप फर्म की तरह टैक्स लगाओ। हमने ओरल पार्टनरशिप कर ली तो हम पार्टनरशिप फर्म की तरह असेस्ड नहीं होंगे, हम कहां चले जाएंगे? AOP या BOI में। अगर हमने डीड तो बनाई लेकिन उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखा तो हम कहां चले जाएंगे? AOP BOI में। अब क्लियर है? तो सर
कब हम एओपी माने जाएंगे, कब हम बीओआई माने जाएंगे? एओपी का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बीओआई का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ध्यान से सुनना, मिस्टर एक्स, मिस्टर पी, मिस्टर क्यू मिल करके क्यों बनाई ये पार्टनरशिप? ये है इंडिविजुअल, बोलो ना, ये है इंडिविजुअल और ये भी कौन है? तो अगर इंडिविजुअल 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 मिलकर क्या बनाएंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, नाम ही है। इंडिविजुअल 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 मिलकर क्या बनाएंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब जरा देखो, मिस्टर एक्स इंडिविजुअल, मेसर्स वाई लिमिटेड कंपनी और मेसर्स पी क्यू आर एचयूएफ नहीं हो सकते? अब बताओ, क्या ये इंडिविजुअल 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 है? पार्टनरशिप है, लेकिन क्या इंडिविजुअल 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 है? नहीं है। तो क्या हम इनको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल माने? क्या मानेंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। दिस इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पर्संस। नाम से ही पता चल जा रहा है, नहीं पता चल रहा? नहीं पता चल रहा। केवल इंडिविजुअल 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 होते तो हम उनको क्या रखते? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल के साथ कोई और अगर कैटेगरी आ गई, कंपनी एचयूएफ वगैरह, तो हम उनको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल तो नहीं बोल सकते ना, हम उनको क्या बोलेंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या बोलेंगे उनको? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्लियर है? नहीं समझ में आएगा? नहीं आई? नहीं आई? पक्का ना? तो एओपी एंड बीओआई। सर समझ में तो आ गया हम लोगों को, इंडिविजुअल समझ में आ गया, एचयूएफ समझ में आ गया, पार्टनरशिप समझ में आ गया, एओपी बीओआई। बचा कंपनी। कंपनी जानते हो? जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट। हाँ है ना? ऐसा नहीं, यहाँ कंपनी का मतलब इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, सब तरह की कंपनियां हैं। आगे देखो, लोकल अथॉरिटीज बताई दिया और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। हाँ बताइए, इसके बारे में बता सकते हो? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, मैंने क्या कहा? सरकार ने इंसान तो क्या, भगवान को भी नहीं छोड़ा। हमने क्या किया? सरकार को ठेंगा दिखाने के लिए अपने घर के बाहर एक मूर्ति लगा दी। एक वट वृक्ष था, धागे बांध के लाल कलर के और सिंदूर चढ़ा दिया और वहां पर एक बड़ा सा, इतना बड़ा सा गुल्लक रख दिया। उसमें मैं जो ब्लैक कमाई करता था, काला का धन आता था, उसमें मैं डालता था डेली और शाम को निकालता, बोलता किसी ने गुप्त दान दिया है, चंदा दिया है, भगवान के नाम पे दिया है कि नहीं? गवर्नमेंट ने कहा टैक्स दो, भगवान से जाकर ले लो, वो पॉसिबल नहीं। अब भगवान के पास हम ही को जाना पड़ेगा, तो सरकार ने उनको क्या मारा? चाकू, जाओ ले आओ टैक्स। सुनो ना, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। गवर्नमेंट ने कहा बेटा कुछ नहीं चलने वाला, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर, जो पर्सन इंचार्ज होगा ना इनका, जो कौन होगा? पर्सन इंचार्ज, हम उसी को भगवान का रिप्रेजेंटेटिव मान लेंगे। क्या मान लेंगे? उसी को भगवान का दूत मान लेंगे और वो देवदूत ही टैक्स देगा। अब बात समझ में आई? क्लियर है? नहीं। तो जो पर्सन इंचार्ज होगा उस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर का, वही क्या देगा? टैक्स देगा। मंदिर में भगवान जितना भी कमाए, भगवान तो मूर्ति बनकर खड़ा है बेचारा, देख कि हमारे गुल्लक में पैसा जा रहा है लेकिन हम तो उठा ही नहीं पा रहे, सारे भक्तगण यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा? क्या होगा? टैक्स लगेगा किस पर? पर्सन इंचार्ज पर। किस पर टैक्स लगेगा? पर्सन इंचार्ज पर। तो एक हो गया आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सर ये जुडिशियल क्या है? इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन, जो अभी देखा तुम लोगों ने कि आपने एक आर्टिफिशियल पर्सन देवी देवता की मूर्ति खड़ी कर दी और उसके नाम पे आप कमाने लगे, आए ना? दूसरा जुडिशियल पर्सन।
दूसरा क्या है? जुडिशियल पर्सन। एक कंपनी है, सुन लो, एक कंपनी है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन लॉ से होता है, यानी कंपनी की पैदाइशी कैसे होती है? लॉ द्वारा होती है। जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा तो ऐसे वाइंडिंग अप कर दोगे जैसे मर्जी होगी ना, किसके थ्रू होगी? लॉ द्वारा होगी। अगर कंपनी की पैदाइशी लॉ द्वारा हुई है तो उसका वाइंडिंग अप भी कैसे होगी? लॉ के अकॉर्डिंग होगा। जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है ना तो कंपनी अब नहीं रह गई, उसके डायरेक्टर अब डायरेक्टर नहीं रह गए, उसके शेयर होल्डर नहीं रह गए, उसके वर्कर अब वर्कर नहीं रह गए। कंपनी इज ओवर नाउ, कंपनी इज गोइंग टू बी लिक्विडेटेड, कंपनी इज गोइंग टू बी वाउंड अप। और जब कंपनी वाउंड अप के प्रोसेस में होती है तो ना उसको हम कहते हैं लिक्विडेशन का प्रोसेस। जब तक लिक्विडेशन का प्रोसेस चलता है और जिस दिन लिक्विडेशन का प्रोसेस खत्म हुआ समझ लो कंपनी वाउंड अप हो गई। क्लियर हुआ? हाँ है ना? तो कंपनी के लिक्विडेशन के प्रोसेस के लिए जब कंपनी को खत्म करना होता है तो डायरेक्टर्स की जगह कौन अपॉइंट हो जाता है? लिक्विडेटर। कौन अपॉइंट हो जाता है? लिक्विडेटर। और लिक्विडेटर के पास कंपनी की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज आ जाती है। अब यही वो बंदा है जो कंपनी को कुछ समय तक चलाएगा या कंपनी को तुरंत बंद करके सारी एसेट्स को बेचेगा और लायबिलिटीज को डिस्पोज ऑफ करेगा। और बेचने और डिस्पोज ऑफ करते समय हो सकता है कुछ कमाई हो जाए, ना हो जाए, तो टैक्स किससे लेंगे? डायरेक्टर से। अरे वो है कहाँ? वर्कर से। उनका क्या मतलब? शेयर होल्डर से। वो तो बेचारे सन्नाटे में होंगे। किससे वसूलेंगे? लिक्विडेटर से। ये वो जुडिशियल पर्सन है जिससे हम टैक्स वसूलेंगे, क्योंकि यही एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर रहा है, यही वो कमा रहा है जिसके हाथ में पैसा आ रहा है। तो सरकार किससे वसूलेगी? लिक्विडेटर से। दिस इज योर जुडिशियल पर्सन। क्लियर? तो हमारे पास टोटल 7 तरह की कैटेगरीज आई पर्सन में। इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपीपीवाई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। दैट्स इट। ये था सेक्शन 2। हटा सकते हैं? अब आप लोगों के लिए एक गृह कार्य है। क्या है? होमवर्क है। होमवर्क में अगर आप चाहते हैं कि टैक्सेशन इस तरह से मेरे लिए बन जाए कि हम उसको क्या करें? फिंगर टिप्स पर ले आए। किस पर ले आए? तो उसके लिए जरूरी है कि जितना यहाँ पढ़ाया जाए घर पे जाकर ढंग से उसको रिवाइज किया जाए। मैंने पढ़ाया सेक्शन 1 में 3 चीजें आती हैं। दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1960 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962 इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 1 इज ओवर। सेक्शन 2 में सर ने पढ़ाया था सेक्शन 231 में पर्सन की डेफिनेशन होती है इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, जीआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। हो गया सर? कहने का मतलब ये टाइम नहीं लगेगा रिवीजन में। पढ़ाने में जितना टाइम लग जाए, 1 घंटा पढ़ाते हैं, रिवीजन में 5 मिनट, 1.5 घंटा पढ़ते हैं, रिवीजन में 5 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बशर्ते आप यहाँ से घर जाकर के उसको ढंग से तैयार करें। पूरा का पूरा इनकम टैक्स आपके फिंगर टिप्स पर होगा। आप जब किसी से बात कर गए यार तूने सेक्शन 32 नहीं पढ़ा है, ये सेक्शन 32 की बात कर रहा है, हमको तो नाम ही नहीं मालूम सेक्शन 32 में है क्या। वो सन्नाटे में चला जाएगा सामने वाला। अरे सेक्शन 28 नहीं देखा है, अरे सेक्शन 28 क्या होता है, हम लोगों को ऐसे पढ़ाए। तुम लोग ऐसे ही तैयार करो। मैंने क्या कहा, जब तुम लोगों ने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है तो तुम लोग को गाय नजर आएगी, है कि नहीं? और जो इंग्लिश मीडियम में होगा तो उसको हम लोग गाय नजर हाँ, तो हाय गाइस, तो सबको मिलाकर गाय नजर आती है। तो अंग्रेजी में पढ़ने वाले को सब गाय नजर आती है, हमको गाय में ही गाय नजर आती है। सुनो इधर, कहने का मतलब ये है काऊ और गाय की बात बता रहा हूँ मैं, वाटर एंड पानी की बात बता रहा हूँ। अरे तो वाटर एंड पानी, जब हम लोग पानी देखते हैं हम कहते हैं पानी, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। और अगर हमको देखते ही कहें वाटर तो इसका मतलब हम अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हुए हैं, ठीक है ना? हम अंग्रेज हैं, अंग्रेज का बच्चा क्या जाने, अंग्रेजी जाने हम। तो घर पे जाकर अगर आप सेक्शन वाइज पढ़ोगे, सेक्शन 1 में ये बताया गया है तो कभी भी आपको अंदर की चीज हमेशा याद रहेगी। सेक्शन 1 का मतलब ही वही होगा जो उसके अंदर की चीजें आपके दिमाग में अपने आप वो चीज लिख करके आ जाएगी। सेक्शन 2 का मतलब ये अपने आप आ जाएगा, सेक्शन 3 का मतलब ये अपने आप आ जाएगा। अगर आप ये कहोगे ये चीज सेक्शन 1 में है तो ये चीज ही बेटा याद आएगी, सेक्शन 1 तो कभी नहीं याद आएगा।
सेक्शन 1 में ये चीज है, ऐसे पढ़ना है। ये चीज सेक्शन 1 में है, ऐसे नहीं पढ़ना। अब समझ में आई बात? नहीं, क्लियर है? थैंक यू बच्चों।